बच्चों गुड मॉर्निंग। ये टॉपिक हम जनरिक वालों के लिए बीएससी सेमेस्टर 2 जनरिक वालों के लिए एक अपलोड कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करंट डेंसिटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना। तो करंट डेंसिटी क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई जे। इट इज ए वेक्टर। ठीक ना। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे कोई करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ कोई कंडक्टर से होकर के करंट फ्लो हो रहा है। मान लिया यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका एरिया जो है वो ए है। तो करंट डेंसिटी को जैसे करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं ना, तो करंट डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं और जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आई डिवाइड बाई ए है ना। करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर मान लिया कि कोई और शेप में है, जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसा है, इस एरिया का है, यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसका डीएस का जो डायरेक्शन है वो इधर डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर करंट डेंसिटी कैसे हम लोग निकालेंगे? तो जिधर करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लोग ले लेंगे, है ना। इसका डायरेक्शन क्या हो गया? तो मान लीजिए अगर थीटा एंगल है तो इधर की तरफ वाला जो होगा वो डीएस कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो वो डीएस कॉस थीटा ले लेंगे। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, जे का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? तो जे इक्वल टू आई डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप इसी को ऐसे लिखना चाहें तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जे इंटू इंटीग्रेशन डीएस कॉस थीटा, ठीक है। अगर इसी को वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख दें तो जे इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा, और यहां से हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में जे डॉट डीएस लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब करंट डेंसिटी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जे डॉट डीएस, ठीक है। तो यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यानी सरफेस डेंसिटी मतलब सरफेस इंटीग्रल जो है वो करंट के इक्वल होता है। तो ये हम लोग का था करंट डेंसिटी के बारे में। तो याद रखिएगा, दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट द करंट में बी रिगार्डेड एज द फ्लक्स ऑफ जे। मतलब जैसे देखिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालते थे तो ई डॉट डी एस बोलते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालते थे तो बी डॉट डी एस बोलते थे। तो ये सब फ्लक्स होता था। तो यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है? जे डॉट डी एस दिखाई दे रहा। तो जे डॉट डी एस दिखने का मतलब क्या हो गया? ये फ्लक्स किसका हो गया? तो करंट डेंसिटी का फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर करंट डेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट हम लोग के पास था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या है ना, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल लिक्विड का फ्लो हो रहा था, हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 11 में भी पढ़े थे, लेकिन वो फ्लो ऑफ लिक्विड का था, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दूसरा। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है हम लोग बीएससी में जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस, है ना। तो ये क्लोज्ड सरफेस हम लोग इमेजिन कर लिए हैं। एज पर कंजर्वेशन लॉ वी फाइंड दैट चार्ज विद इन द सरफेस मस्ट डिक्रीज अकॉर्डिंगली। जैसा कि हम लोग अरेंजमेंट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इसमें पहले से कुछ चार्ज था, अभी एक चार्ज निकल रहा। अगर चार्ज निकल रहा तो निश्चित रूप से यहाँ पर चार्ज कम होगा, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पर कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट क्या होना चाहिए? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये हम लोग को पता है, माइनस डी क्यू बाई डी टी हो गया। ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद अगर यहाँ करंट अगर दिया हुआ रहा तो ऑल्सो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? तो I इक्वल टू जे डॉट डी एस भी जानते हैं, जे डॉट डी एस, है ना।
और आई का वैल्यू तो dq बाई dt भी तो होता है ना, तो आई का वैल्यू dq बाई dt भी होता है, यानी हम लोग ये दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो ये हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस dq बाई dt इक्वल टू जे डॉट ds, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग यहां पर इस वाले टर्म को इधर लेकर के चले आते हैं, ये j डॉट ds रहा और इधर से माइनस dq बाई dt है, तो माइनस d बाई dt रहने देते हैं और q के बदले में हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में रो इंटू डी भी बैठा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा रो इक्वल टू चार्ज में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रो इंटू वी। तो वही अगर dq का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो रो इंटू dv करते हुए उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल अगर कर देंगे तो ये वैल्यू हम लोग का मिल गया। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग एक काम और करने जा रहे हैं, इसको j डॉट ds इक्वल टू, इसको लेते हैं ऐसे, यहाँ पर d बाई dt को अंदर रहने दे रहे हैं, j डॉट ds यहाँ पर पूरा ओवर ए क्लोज सरफेस में भी ले सकते हैं और जैसा लिए हैं वैसे ही फिलहाल रहने दे रहे हैं। तो j डॉट ds इक्वल टू हो गया क्या, तो माइनस बाहर ही रहने दे रहे हैं, d बाई dt को d रो बाई dt लिखते हुए डॉट dv ऐसे लिख दिए। अब देखिए इधर साइड आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल दिख रहा, और इधर साइड क्या दिख रहा है, सरफेस इंटीग्रल दिख रहा। हम लोग अब इसको क्या करने जा रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा थ्योरम हम लोग को यूज करना पड़ेगा, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ये लाइन को आप लोग नीचे ही लिखिएगा, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम दिख रहा है इसलिए हम उसी उधर ही लिख दे रहे हैं। तो चेंजिंग सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल बाय स्टोक्स थ्योरम, है ना। तो स्टोक्स थ्योरम से हम लोग यहां पर सॉरी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या है, सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds, इसका वैल्यू क्या होता है, तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस, है ना, यानी नैबला डॉट j इंटू dv। ठीक है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया। इधर भी देखिए ये क्या है, तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं माइनस डी रो बाई डी टी इंटू dv। क्या हो गया, यहां से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को, है ना। तो यहां पर भी एक लाइन लिख दे रहे हैं, इक्वेटिंग वॉल्यूम इंटीग्रल। ये जो भी लाइन लिख रहे हैं ब्लैक कलर से उसको नीचे ही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, इक्वेटिंग वॉल्यूम इंटीग्रल वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नैबला डॉट जे इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी, है ना। नैबला डॉट जे इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी, ये वैल्यू हो गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर यही फॉर्मूला हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यही कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का एक फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, इसको आप इक्वेशन 2 दे सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग अब इसी को दूसरे फॉर्म में लेना चाह रहे हैं। जैसे देखिए अगर एग्जांपल के लिए हम लोग अगर स्टेडी करंट की बात करें, स्टेडी करंट मतलब क्या होता है, जैसे डीसी डायरेक्ट करंट, है ना, उसमें क्या होता है, चेंजिंग होता है, वहां पर डी रो बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहां पर चार्ज जो भी उसका फ्लो है वो तो कांस्टेंट ही होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉर स्टेडी करंट, फॉर स्टेडी करंट डी रो बाई डी टी। ये सब एमसीक्यू में आप लोग एग्जाम में आ सकता है कि फॉर स्टेडी करंट डी रो बाई डी टी का वैल्यू 0 होगा, तो देयरफॉर नैबला डॉट जे इक्वल टू 0,
ठीक है ना, नैबला डॉट जे का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऐसा एमसीक्यू में रहा कि नैबला डॉट जे का वैल्यू 0 होना चाहिए, नैबला क्रॉस जे का वैल्यू 0 होना चाहिए, ऐसा ही टाइप का कुछ कुछ वैल्यू वहां पर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, वहां पर नैबला डॉट जे का वैल्यू 0 हो जाता है एसटीडी करंट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे है, जैसे अगर इसको हम लोग एक ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का कंडीशन, अच्छा एसी के लिए बता ही देते हैं। फॉर एसी के लिए d बाई dt का वैल्यू 0 नहीं होता है, इसलिए नैबला डॉट जे का भी वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर वो 0 नहीं होगा तो किसके इक्वल होगा? सिंपल बात है कि वो नैबला डॉट जे का वैल्यू माइनस डी रो बाई dt का ही इक्वल होगा। जिस रेट से वहां पर चेंज हो रहा है उसी को हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम लोग को पता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म J इक्वल टू सिग्मा ई, है ना। तो J इक्वल टू सिग्मा ई बैठा देते हैं, यानी नैबला डॉट सिग्मा ई ये वैल्यू बैठा देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? माइनस डी रो बाई dt, ठीक ना। तो ये भी एक अदर फॉर्म हो गया, इसको भी हम लोग बोलते हैं, ये दूसरा फॉर्म है, ठीक है। इस टर्म को अगर सिग्मा को हम लोग बाहर निकाल दें तो सिग्मा इंटू हो जाएगा हम लोग का, ये एक फॉर्म तो हो ही गया, आप लोग समझ ही गए, कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही फॉर्म कहलाया है ये, ठीक है। सिग्मा बाहर निकाल देते हैं तो सिग्मा इंटू नैबला डॉट ई इक्वल टू माइनस डी रो बाई dt, ये फॉर्म हो गया। अब नैबला डॉट ई क्या कहलाता है? ये डाइवर्जेंस हम लोग कह सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई, है ना। यानी डाइवर्जेंस ऑफ ई का वैल्यू जो है यहाँ पर ये आ गया, यानी सिग्मा इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू माइनस डी रो बाई dt। और डी रो बाई dt का एक फॉर्मूला क्या था? तो ये चीज हम लोग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का है, सिग्मा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग ले लिए। और माइनस डी रो बाई dt इक्वेशन 2 से आप लोग देखिए वो वैल्यू क्या था। तो यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा इंटू नैबला डॉट ई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो माइनस डी रो बाई dt का वैल्यू नैबला डॉट जे है, ठीक ना, ये वैल्यू हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा इंटू, यानी यहाँ पर ये भी डाइवर्जेंस है, ये भी डाइवर्जेंस है, यानी सिग्मा इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे, है ना। ये वैल्यू हम लोग का हो गया, क्लियर है। देखिए फॉर एसटीडी करंट ये चीज, फॉर एसटीडी करंट नैबला डॉट जे का वैल्यू 0 हम लोग जान चुके हैं। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसके द्वारा हम लोग वही सिग्मा इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई, इसका भी वैल्यू 0 बोल सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? तो नैबला डॉट ई का भी वैल्यू 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जान लिए कि यहाँ पर एसटीडी करंट के लिए यहाँ पर नैबला डॉट ई का वैल्यू 0 हो गया। तो एसटीडी करंट के लिए आप लोग को क्या क्या एमसीक्यू आ सकता है? तो जैसे नैबला डॉट जे इक्वल टू 0 आ सकता है, फिर उसके बाद नैबला डॉट ई का भी वैल्यू 0, है ना। ये सब हम लोग का अगर एमसीक्यू में रहा तो ये हम लोग का होगा। और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में हम लोग जान सकते हैं। एसटीडी करंट के लिए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस होता है और ना ही करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन करिए।